मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 19 हिस्सा नंबर 3। सबसे पहले व्यूअर्स आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको आज आवाज़ में थोड़ी सी आवाज़ को सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, सही से समझ ना आ पाए, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। इस मरतबा मीटिंग के सिलसिले में अनस को 15 दिनों के लिए जर्मनी जाना पड़ गया, तो वो बौखला गया। हर बार तो अबू खुद जाते हैं या फिर चचा जान। बेटा जी, अब आप भी आगे बढ़ के कुछ सीखें। किनारे पर पाँव डुबोकर बैठे रहने से तैराकी नहीं आ जाती। ताया जान ने तंज किया तो वो चिपका हो रहा था। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। मगर पहले ताईजान के सामने और अब नगीन के साथ वो मुसलसल बहस में मसरूफ था। भला मुझे वहाँ भेजने की क्या तुकबंदी है? इसने 15वीं बार ये जुमला बोला तो नगीन हंसने लगी। वाकई भला किसी अक्लमंद से शख्स को भेजते? निगी, मार खा लोगी मुझसे, वो बनाया था। ओफो, अभी तो एक हफ्ता पड़ा है रवानगी में और फिर सरसरी बात ही तो हुई है। आप यूं ही दिल पे ले बैठे हैं। नगीन ने समझाया तो वो तनसन बोला, तुमसे ज्यादा मैं वालिद साहिब से वाकिफ हूँ। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। पहले भी तो दूसरे शहरों में जाते रहते हैं। नगीन ने एतराज किया था। शहर से बाहर और मुल्क से बाहर जाने में बहुत फर्क होता है, मगर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो ज्यादा से ज्यादा यही प्लानिंग कर लोगी कि इतने रोज मैके रह आऊंगी। वो चिढ़कर बोला, वाकई आइडिया तो बहुत अच्छा है। नगीन वाकई खुश हुई थी। पता है क्या निगी, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। वो बड़ी संजीदगी से कह रहा था। तो फिर आपका क्या होता? वो गैर संजीदा थी। जो अब हो रहा है वो भी कुछ ज्यादा काबिल फकर नहीं है। वो गहरी सांस खींचता टीवी ऑन करके तकिया ऊंचा किए टेक लगाकर बैठ गया था। नगीन अपनी जगह से उठकर इसके और टीवी स्क्रीन के बीच आ बैठी। अनस ने इसे जरा सा घूर कर देखा। अब क्या है, मेरे होते हुए आप इन नामुहर्रम दो शीजाओं को इतने शौक से देख रहे हैं? वो भी एहतजाजन बोली तो अनस को मौका मिल गया। सोच लो, जर्मनी जाकर इन 15 दिनों में भी यही करूंगा। खैर वो भी अच्छा है, आदमी की तबीयत फ्रेश रहती है। कम से कम एक ही शक्ल देख देख कर बोर होने से तो बेहतर है। वो मुस्कुराहट दबाकर कहती उठ गई तो अनस ने इसका हाथ थामकर अपने पास बिठा लिया। तुम जरा भी चालीस नहीं होगी। नगीन ने नफी में सर हिलाया तो वह जलकर बोला, रोती फिरोगी इस घड़ी को जिसमें मुझे बाहर भेजा था। खुदा ना करे। नगीन ने जंबी अंदाज में इसे देखा था। ऐसा करते हैं दोनों साथ चलते हैं। इसे नया ख्याल सूझा था जिसे नगीन ने फौरन रद्द कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी हालत में इतने लंबे सफर का रिस्क नहीं ले सकती। हाँ, तो मैं भी तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। वो दुबदू बोला तो नगीन को हंसी आ गई। क्या हो गया है आपको? दिन ब दिन आपकी मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है। इतनी शिद्दत अच्छी नहीं होती। नरमी से इसकी पेशानी पर आए बाल संवार कर कहा तो वो मुस्कुराकर बोला, मोहब्बत तो अच्छी होती है ना, मगर एक हद में रहकर। मोहब्बत की हदूद कयूर नहीं होती, वरना किसी का शोहर मेरी तरह नाखुश न होता। हर किसी की मोहब्बत का एक ही पैमाना होता है। किसी को भी इसकी कमी या ज्यादती का रोना ना रोना पड़ता। आप किस बात से नाखुश हैं? नगीन ने इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा था। तुमसे। कभी जो बीवी से चंद लम्हों के लिए महबूबा बनी हो, वो शिकायती अंदाज में बोला था। नगीन मुस्कुरा दी। बना तो रखा है आपने मुझे अपनी महबूबा, वो तो मैंने बना रखा है ना। तुमने तो कभी भी महबूबियत का एहसास नहीं दिलाया। ठीक से मनाना तो आता नहीं है, इसकी वही शिकायतें थी। वादा रहा, इस मर्तबा रूठेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मनाऊंगी। वो फौरन बोली तो इस बात पर अनस इसे घूरने लगा। नगीन हंसी थी। अब और क्या कहूँ, यही तो चाह रहे थे आप। कभी यही पक्का इरादा कर लो कि मुझे कभी रूठने नहीं दोगी। वो जलकर बोला था। पहले अच्छी तरह सोच ले कि आप चाहते क्या हैं। नगीन ने मशवरा दिया तो वो तकिया घुमाते हुए सिर के नीचे हाथ बांधता चिट लेट गया। ये तो अब आप बच्चों जैसी जिद कर रहे हैं। अब्बू जी सही कह रहे हैं, आप इनका बिजनेस संभाल रहे हैं तो इसके तमाम रमूज से वाकिफ होना भी लाजमी है ना। यूं ही एक एक कदम करके जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। वो उसे समझा रही थी। मगर मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। तो कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? वो बेसाख्ता कह रही थी। फिर इस्तगफार पढ़ते हुए मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, 2 हफ्तों की तो बात है, चुटकियों में गुजर जाएंगे। 2 हफ्ते चुटकियों में नहीं, हमेशा 15 दिनों ही में गुजरते हैं। वो नाराजगी से बोला। दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है। नगीन इसे याद दिलाया था। ये महज तुम्हारी पड़ी हुई बातें हैं। मेरे जाते ही मैके भाग जाओगी। अच्छा, वादा रहा, नहीं जाऊंगी। यही आपकी वापसी का इंतजार करूंगी। नगीन ने चुटकी में इसकी नाक पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। शायद इस ख्याल से जुदाई आसान हो जाए। 15 दिन और जुदाई? नगीन ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी थी, वगरना वो फिर नाराज हो जाता। इतने सारे दिनों की दूरी को भी वो जुदाई नहीं गिरदानती। वो बेहद बेयकीनी से फ्रंट सीट पर बैठे इस्माइल खान को देख रही थी, जो नौफल की इस धोखाधड़ी
देख पर अंदर ही अंदर पेचोताप खा रहा था। कैसा रहा सरप्राइज? नौफल नीचे उतरते हुए गंग खड़ी याले से पूछ रहा था। शमूएल को भी बाहर निकलना पड़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा शमूएल खान, ये तुम ही हो? वो अब हैरत के गलबे से निकल आई। इसका हाथ अपने हाथों में थामे जोश से चीखी तो वो खजल सा होने लगा। ओह गॉड, नहीं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कैसे, कहाँ से मिला ये तुम्हें? वो नौफल से पूछ रही थी। पहले अंदर तो बिठाओ कि यही खड़े खड़े तफसील बता दूं। नौफल को शमूएल के तासुरात देखकर हंसी आ रही थी। याले यूं ही इसका हाथ थामे मुसलसल बोलती हुई अंदर इन्हें ले गई। फिर शमूएल को सोफे पर बिठाते हुए खुद इसके साथ बैठी तो वो बदकर उठ खड़ा हुआ। ला हौला वला कुव्वत। नौफल का कहकहा बेसाख्ता और बेख्तियार था। ये बंदा कभी नहीं बदल सकता, याले बुना गई थी। यानी कमाल हो गया था। जिस शख्स के पीछे वो खवार होती फिर रही थी वो अब भी इससे पहलू बचाता फिर रहा था। कहाँ थे तुम? और पहले ये बताओ कि न्यूयॉर्क से क्यों भागे थे? याले इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वो बेबसी से मदद तलब अंदाज में नौफल को देखने लगा। भाई, जिस भी नीयत से भागा था अब तो मिल गया है ना। इसकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं था। पहले ये तो अपनी खैर मनाए। वो शमूएल को प्यासी नजर से देख रही थी। शमूएल का अंदाज गैर मामूली था। मुझे न्यूयॉर्क की सर्दी पसंद नहीं थी। और यहाँ बहुत खुश हो तुम? याले ने कदर जारहाना अंदाज में पूछा तो वो चंद सानियों के लिए चुप रह गया। फिर मध्यम लहजे में बोला, अपनों की खुशी के लिए खुश रहना ही पड़ता है। देख लूंगी मैं तुम्हें भी और तुम्हारे फलसफे को भी। अभी तो मैं फिलहाल डिनर का इंतजाम देखा हूँ। याले ने अपना अंदाज बदलते हुए से धमकाया और साथ ही उठ खड़ी हुई। शहद रंग बालों को खूबसूरत से क्लिप में जकड़े, खुले पांचों के ट्राउजर और गर्म फुल स्लीव्स टी शर्ट पर प्रिंटेड गर्म शॉल ओढ़े वो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत बुरा किया है तुमने यार, मैं इसे नहीं मिलना चाहता था। याले के जाते ही शमूएल ने बुझे हुए अंदाज में कहा तो नौफल हैरान हो गया। तुम संजीदा हो? हाँ, और मैं इस कहानी को फिर से शुरू नहीं करना चाहता जिसे मैं अपने ख्याल में न्यूयॉर्क में अधूरा छोड़ आया था। वो कतियत से बोला तो नौफल ने गहरी सांस भरी। तो तुम जानते हो कि याले का तुम्हारी तरफ झुकाव दर हकीकत इसकी मोहब्बत थी? मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता नौफल। शमूएल खान की आंखों में कफीफ सी सुर्खी उतर आई और इन आंखों में झलकता तकलीफ का एहसास नौफल को बहुत सरह से महसूस हुआ था, मगर वो इसका माखज जानने से कासिर था। याले बहुत अच्छी लड़की है शमूएल, आसादाना ख्याल और बेबाक तो है मगर कैरेक्टरलेस नहीं है। और ये बात तुम ही मुझे न्यूयॉर्क में बताया करते थे। नौफल ने बेहद संजीदगी से कहा तो वो जज्बाती होने लगा। वो तो मैं अब भी कहता हूँ और इसकी अच्छाई से मुझे कभी इनकार है, मगर तुम तो मेरे हालात नहीं समझ सकते। इसकी गुफ्तगू बेरब्त थी, नौफल समझ नहीं सका। चलो भाई आ जाओ, डिनर तैयार है। याले ने ताली बजाते हुए इन्हें मतला किया तो वो दोनों ही बहुत सुस्त रवि से उठे थे। खाने के दौरान भी याले की शमूएल पर तवज्जो बेमिसाल थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगे। चलते वक्त इसने न सिर्फ शमूएल खान का मोबाइल नंबर लिया बल्कि जबरदस्ती इसका विजिटिंग कार्ड भी ले लिया था। नौफल ने ड्राइविंग सीट संभाली तो याले ने अपना वॉलेट जेब में डालकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए शमूएल का हाथ बड़ी सबक रवि से थामा। वो बेसाख्ता इसे देखने लगा। एक और बात तो रह गई है, मूंछों के बगैर तुम ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। वो शरारत से बोली तो नौफल के कहकहे पर वो जेब कर अपना हाथ छुड़ाता गाड़ी में आ बैठा। याले पोच की सीढ़ियों में खड़ी हाथ हिला रही थी। नौफल गाड़ी गेट से बाहर ले आया। मुझे घर ड्रॉप करोगे या मैं गाड़ी मंगवा लूं? वो नौफल से पूछ रहा था। मेरी गाड़ी में ही चले जाओ, डीजल के पैसे दे देना। इसने बहुत लसानियत से तंज किया तो वो मुस्कुरा दिया। अभी तो बहुत रात हो गई है, कल मैं अंकल और आंटी से मिलने आऊंगा और भाभी से भी। अब्बू की डेथ हो गई है यार, नौफल ने बताया तो वो तासुब का शिकार होने लगा। बहुत अरसे तक किसी की खबर न रखने वाले यूं ही इंकशाफ की जद में आ जाते हैं। वो भी शर्मिंदा था। वो ठीक है, नौफल मुस्कुरा दिया था। शमूएल को इसके शानदार से फ्लैट में ड्रॉप करने के बाद वो 1 मिनट भी मजीद नहीं रुका था, मगर घर पहुंचते तक जितनी देर होनी थी हो चुकी थी। इससे साला बेगम की डांट का डर था, मगर तमाम लाइट्स ऑफ पाकर इसे तसल्ली हुई कि वो सो चुकी थी। इसे अंदाजा नहीं था कि सबा वापस आ चुकी थी या नहीं। कमरे में दाखिल होते ही बिस्तर पर निगाह डाली तो वो डिम लाइट में उसे महवे इस्तराहत पाकर गहरी सांस भरता वो बेआवाज कदमों से ड्रेसिंग रूम में चला गया। फ्रेश होकर वो बिस्तर पर आया तो कितनी ही देर शमूएल खान की गैर मुतवक्का आमद के मुतालिक सोचता रहा, जो अचानक तो थी मगर इतनी ही खुशगवार भी थी। इन्हीं ख्यालात में गलता वो जाने कब नींद की गहराई में चला गया था। ये ले, आपका मसला तो हल हो गया। अमाद भाई भी अगले चंद दिनों में जर्मनी जाने वाले हैं। आज इतवार की छुट्टी थी, इसलिए न सिर्फ सभी घर में मौजूद थे बल्कि मरियम फूफो की फैमिली भी इनवाइटेड थी। बड़े सब तो नाश्ते से फरागत के बाद अब टीवी लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ थे, जबकि नगीन और जुहा अभी किचन में थी, क्योंकि अभी न सिर्फ इन दोनों ने खुद बल्कि अमाद, अनस, वाजिदान और हमरा ने भी नाश्ता करना था। नगीन ने अपने तई अनस को खुशखबरी दी तो इससे बुरा सा मुंह बनाया। इसके जाने से क्या हो जाएगा? जो मजा अकेले वहाँ के निजारों में है वो मेरे साथ होने से थोड़ी आएगा। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि मुझे वहाँ भेजो, मगर यहाँ किसी को परवाह है?
पछताएंगे सब, इसने कप में चाय अंडेलते हुए कहा तो जोहा आमलेट और पराठों की प्लेट्स रखती कुर्सी पे बैठे हुए मुतासफान अंदाज में बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी नगीन से कि ये जिन तुम्हारे काबू में आने वाला नहीं है। छोड़ो सिस्टर, इसने कभी मुझे काबू करने की कोशिश ही नहीं की। अनस मायूस था। तुम भी तो खोंटे के बल हो, एक दो दफा शहर में किसी के साथ दिखाई दो, फिर देखना ये तुम्हें कैसे काबू करती। अमाद ने मुस्कुराते हुए जुमानी अंदाज में कहा तो नगीन खुफकी से बोली, मेरे ही सामने आप मेरे मियाँ को उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। बेफिक्र रहे भाभी माँ, मेरे तावीज़ों का असर कहीं जाने वाला नहीं। बाशदान का अंदाज भांडा फोड़ने वाला था। नगीन ने इसे आंखें दिखाई तो इसने जुबान दांतों तले दे ली। तो तुम मुझे बेतवीज़ करवा रही हो? अनस ने इसे खा जाने वाली नजर से देखा तो वो मुमन में आई, कहाँ कोई, ये तो चीनी और दम किया हुआ नमक। वाह वाह क्या मोहब्बत है। अमाद ने सर जना था। खाक मोहब्बत है यार, मैं भी कहूँ पिछले कई माह से मेरा बीपी क्यों हाई रहने लगा है। सिर्फ मेरी प्लेट में इतना नमक और अब तो शुगर टेस्ट करवाना पड़ेगा, इतनी चीनी खिला चुकी है मुझे। अनस को गम होने लगा था जबकि जोहा को इसकी पोल खुलने पर बहुत मजा आया था। पहले ये तो पूछो कि ये चीनी और नमक किस लिए? अमाद ने इसका ध्यान कराया था। तुम बताओ, तुम्हारे ही आस्थाने से जारी हुई थी ये दोनों चीजें। अनस ने वाजिदान को घूरा तो वो मजे से बोला, मैंने तो नेकी का काम किया है। बेमहर और संगदिल शोर को अपने काबू में करने के लिए दी थी ये दोनों चीजें। बेमहर और संगदिल? अमाद और जोहा को अनस की शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। और वो क्या अमल करता था निकी भाभी जिसमें खंबा नहीं सोचना था? जोहा ने बड़ी मासूमियत से पूछा तो वो शर्मिंदा होने लगी। वो तो पूरा ही नहीं हुआ, हर बार खंबा याद आ जाता था। शर्म करो, मेरे सामने बैठकर अपनी कारस्तानियां बयान कर रही हो। तो क्या गलत किया है मैंने? आप जो हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते। वो बहस करने लगी थी। 101 तरीके होते हैं बात मनवाने के, तुम्हें तो इनसे भी आगे की सूझी। अनस ने सर झटका था। तो क्या फायदा हो गया, कौन सा काबू में आ गए हैं आप? नगीन ने चिढ़कर कहते हुए वाजिदान को धमकाया, तो तुम अब बनवाना मुझसे अपने दोस्तों के लिए चाय। इसी वक्त मुईद लाउंज में आते हुए सबसे सलाम करता इनके पास आ पहुंचा तो जोहा नागवारी का एहसास लिए अपनी प्लेट पर झुक गई। निकाह के बाद ये इससे पहला सामना था। ओहो, आइए जनाब, आप कहाँ मफरूर फिर रहे हैं? अमाद ने इससे हाथ मिलाते हुए तंज किया तो वो मुस्कुराते हुए वजाहत देने लगा, किसी क्लाइंट से बहुत अर्जेंट मिलना था इसलिए सुबह सुबह जाना पड़ा। यार कम से कम छुट्टी के दिन तो छुट्टी कर लिया करो। अनस चिढ़ गया था। फिर साथ ही जोहा से सामना हुआ। जोहा, चाय डालो मुईद के लिए। इसका हुक्म जोहा के लिए बहुत गैर मुतवक्का था। इसका हलक तक कड़वा होने लगा, मगर मजबूरी थी कि अनस और अम्माद के सामने कुछ भी कह नहीं सकती थी। ना चाहते हुए भी मुईद के लिए कप में चाय अंडेलने लगी। ओहो, यानी पहला बाकायदा नाश्ता? अम्माद ने शरारत से दोनों की बारी बारी शक्ल देखी थी, जो फिलहाल तुम्हारे नसीब में नहीं है। अनस ने इसका दिल तोड़ने में कोई कसर नहीं रखी थी। नहीं यार, जोहा को देखकर मेरा काफ़ी हौसला बढ़ा है। अगर इस जैसी नालायक बंदी को इतना काबिल शख्स मिल सकता है तो फिर मेरा मुस्तकबिल भी काफ़ी रोशन होगा। अमाद ने बड़ी उम्मीद से कहा तो जोहा दांत पीसकर रह गई। इसने चीनी डाले बगैर चाय का कप मुईद की तरफ खिसका दिया। क्या बोरियत है यार, तुम दोनों आपस में बात नहीं करते क्या? अमाद झंझलाया था। या फिर हम यहाँ से उठ जाएं? अनस ने शरारत से कहा तो जोहा अपनी जगह से खड़ी हुई। क्यों तंग कर रहे हो बेकार में? मुईद मुस्कुरा रहा था। फिर शुगर पॉट अपनी तरफ खिसका कर इसमें चीनी डालने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो। अमाद ने रोब से जोहा को रोका था। मुझे और भी काम है इन बातों के अलावा। वो गर्दन नाराजगी से बोली तो इसने इत्मीनान से कहा, पहले ये बातें हो लेने दो और काम बाद में कर लेना। बैठो ना जोहा, अब तो पर्दे वाली कोई बात नहीं रही। क्यों मुईद भाई? नगीन ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। मेरे लिए तो पहले भी पर्दे वाली कोई बात नहीं थी, मुईद ने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा। ओहो, यानी लंबा चक्कर है। अमाद ने आंखें दिखाई थी जबकि जोहा कुर्सी में दर्जी इसके लफ्जों के हेर फेर में गुम सुलग रही थी। वैसे यार तुम लोगों को मौका तो मिलना चाहिए बातचीत का, क्यों जोहा? अनस को भी भले वक्त पर याद आया था। बहुत जब्त करते हुए जोहा को अपने जिस्म का सारा खून चेहरे पर जमा होता महसूस हुआ था। यहाँ कौन से मसले पड़े हैं जो बातचीत से हल हो जाएंगे? वो बहुत रुखाई से बोली थी। हमारे यार से पूछो, सबसे पहले तो रुखसती का मसला है जो पता नहीं कितनी दूर जा पड़ा है। इसने छेड़ने वाले अंदाज में कहा तो इनकी हंसी पर वो दबकर उठ गई और फिर नगीन के लाख रोकने पर भी रुकी नहीं थी। हद करते हैं आप लोग भी, 2 मिनट भी बैठने नहीं दिया। नगीन ने इन्हें घर का था। हाँ यार, हद करते हो तुम भी। अभी तो मुईद ने ढंग से इसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी। अनस ने शरारत से कहा तो वो बौखला सा गया। ये क्या बदतमीजी है यार? नगीन हंसने लगी। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इन लोगों का निकाह हो चुका है। इनकी हरकतों से तो मुझे नहीं लग रहा। अनस को भी शक हुआ था। क्या चाहते हो तुम लोग? मुईद ने रसानियत से पूछा तो अमान ने दूबदू कहा।
चाहना तो अब तुम दोनों ने है एक दूसरे को, हम बेचारे तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। नगीन की मौजूदगी के बाइस मोहित झिमसा गया था। दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का, और बस कमाल है यार, जिनका निकाह हुआ है इन्हें कुछ परवाह ही नहीं, और हम ख्वामखा रोमांटिक होते जा रहे हैं। अनस ने गहरी सांस भरते हुए मायूसी से कहा था। मोहित को इसके अंदाज पर हंसी आ गई। तुम्हें तो यूं भी बीमारी है, डायलॉग बोल लेगी, मगर अब मुझे कोई फिक्र नहीं। सुना है बाहर के ममालिक में इस बीमारी का बहुत आला इलाज है। अनस ने नगीन को चिल्लाने की खातिर कहा तो वो बोली, अमाद भाई जा रहे हैं ना, ये आपकी हर रिपोर्ट देंगे मुझे। अमाद भाई ना हुआ 007 हो गया, कहीं तुम महज मेरी जासूसी की खातिर तो नहीं जा रहे हो साथ? अनस ने शकी नजरों से देखा था। इकट्ठे जा रहे हो दोनों? मोहित ने पूछा। कहा यार, मैं 1 हफ्ते के बाद जा रहा हूँ, और फिर सिर्फ 5 दिनों के लिए। तो हाँ, इत्तेफाक जरूर है कि हम दोनों एक ही शहर में होंगे, अमाद ने बताया था, और मुझे कल की फ्लाइट से जाना है। अनस ने आप भरी थी। ये बहुत अच्छा चांस है तुम्हारे लिए, ऐसे टूर्स में न तो नई मालूमात होती है बिजनेस की। मोहित ने इसकी हौसला अफजाई की तो वो नाराजगी से बोला, तो तुम क्यों नहीं आ गए इस प्रोफेशन में? अब ले देकर वालिद साहब को एक मैं ही दिखाई देता हूँ। मेरा इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, और कोई वजह नहीं थी, मगर अब जल्द ही अमाद तुम्हें ज्वाइन करेगा, मोहित ने कहा। तो इसने बेयकीनी से अमाद को देखा। अंकल अब्बास इनके बिजनेस में काफ़ी रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर अभी तक अमाद ने इन्हें ऑफर नहीं की थी। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। झंझट में नहीं पड़ना चाहता मैं, वो पहलू बचा गया था। हाँ, मुझे खुद इस झंझट में फंसाया जा रहा है, और खुद मजे से आजाद नौकरी कर रहे हो। अनस तलमलाया था। मोहित ने इसे समझाया, वो तो किसी के अंडर काम कर रहा है। आजाद नौकरी तो तुम्हारी है, जहाँ अब्बा और चचा सर पर बैठे हैं, वो तुम्हारी नजर में आजाद नौकरी है? इसका यूं चलकर पूछने पर अमाद और मोहित को हंसी आ गई। शादीशुदा लोगों को ऐसी ही नौकरी करनी चाहिए, जहाँ बड़ों की इन पर नजर हो। नगीन ने इसे छेड़ा था। कसम से आदमी अपनी सेक्रेटरी को भी नजर भर के नहीं देख सकता, और एक ये अमाद अपने साथ सेक्रेटरियों को लिए घूमता है। और वो फिर से बोला तो नगीन हंसी। क्या क्या अरमान पल रहे हैं दिल में। आप भी ऐसे ही कोई आजाद नौकरी क्यों नहीं कर लेते? दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा, और मान भी निकल जाएगा। फिरती रहना फिर दम क्या हुआ नमक और चीनी लेकर? अनस ने तंज किया तो मोहित हैरत से पूछने लगा, वो क्या है? ये तो यूं ही जरा सी बात का बतंगड़ बना लिया है सबने। नगीन ने इसे आंखें दिखाते हुए बात लपेटने की कोशिश की थी, मगर अमाद के हाथ गोया एक मौका लगा था। तुम भी ट्राई करो यार, बड़ी कमाल की चीज है ये नमक चीनी, जिन्हों में संगतिल महबूब काबू में होगा। और ये नमक और चीनी आ कहाँ से रहा है? मोहित मुस्कुराया था। वाजिदान के बाबा जी से, अलमारूफ झंडे वाली सरकार, इनकी करामात है। अमाद ने महफूज होते हुए बताया तो नगीन खज्जल होती उठ गई। मैं तो मजाक कर रही थी, ये ऐसा ही बात को च्युइंगम की तरह खींच रहे हैं। वो मुंह फुलाए चली गई थी। ये क्या बदतमीजी है? मोहित ने मुतासिफाना नजरों से इन दोनों को बारी बारी देखा था। इनकी लव स्टोरी बड़ी दिलचस्प है यार। शोहर अलिल अलान मोहब्बत के दावे करता फिरता है, और बीवी मुंह से तो कुछ नहीं कहती, मगर वजीफे करके शोहर को काबू करने का जतन जरूर कर रही है। अमाद निटाई से हंसा था। तो सही है ना, यही निशानी है मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी की, बेध्यानी में भी एक दूसरे के ध्यान में रहते हैं। अनस ने इत्मीनान से कहा तो अमाद ने इसके जैसे की। माइंड यू, वो तुम्हें सीधा करने के लिए वजीफे कर रही है, ना कि अपनी तरफ मुल्तफत करने के लिए। फिर साथ ही वो मोहित की तरफ पलटा। वैसे यार, तुम क्यों ट्राई नहीं करते? क्या? मोहित ने न्यूज़पेपर उठाते हुए बेतौजीबगी से इस्तफसार किया था। यही चीनी नमक वाला टोटका, और नहीं तो खम्बे वाला वजीफा ही कर लो। जोहा भी मोहित मोहित करती फिरेगी, वो मुस्कुराहट दबाते हुए कह रहा था। मोहित ने बमें चकाते हुए इसे हल्का सा घूर कर देखा तो वो ढिठाई से बोला, सही कह रहा हूँ मैं, वरना तो इस निकाह के बाद भी ज़हनी मुताबिकत के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, खुदा न खास्ता। वो तासुब से सर हिलाकर दोबारा न्यूज़पेपर में गुम हो गया। तो अनस ने पूछा, वैसे यार, कुछ दिल की दुनिया में तब्दीली वगैरह नहीं आई है? आई मीन, किसी से कुछ शेयर करने को दिल नहीं चाह रहा? क्या बकवास है यार? मोहित हंस दिया था। वो दोनों फैलने लगे। इसका मतलब है कुछ तो है। कुछ से क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत कुछ। वो न्यूज़पेपर तय करके पूरी तरह इनकी तरफ मतवजा हो गया, जो हैरत से चिल्ला उठे थे। किस कदर गुन्ने हो तुम मोहित, कोई नई बात करो। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। लापरवाही इसे बोला तो अमाद करने लगा, और हम ख्वामखा इसके लिए ख्वार हो रहे हैं कि बच्चे ने दिल पे पत्थर रख के ये फैसला कर लिया होगा, जबकि इसने तो दिल में जोहा को रख के ये फैसला किया होगा। अनस ने इसे घूरा था। सो वट, इसने खफीफ से शाने चुकाए थे। ऐसा था भी तो क्या फर्क पड़ता है? वो यार लीगल ना हो। काश ये जुमला कहने का मुझे भी मौका मिलता। अमाद ने यहाँ भरी थी। मोहब्बत कर मेरे यार, इस कश्ती में सब पार लग रहे हैं। अनस ने भी इसी कैसे अंदाज में इसे तसल्ली दी तो वो बड़े
मायूस लहजे में बोला, कैसे कर लूँ यार, कोई पार्ट टाइम जॉब होती तो इस वैकेंसी के लिए ट्राई भी करता। तो वैसी मोहब्बत करो जैसी लैला मजनू, हीर रांझा और सोनी महिवाल ने की थी, फरियाद और शीरी की थी। अनस ने मजीद मशवरा दिया था तो वो अपनी बहस भूल भाल कर तज्जिया निगारी पर उतर आया। लैला मजनू जैसी मोहब्बत करने से पहले आदमी को अपने अंदर पत्थर खाने का हौसला रखना चाहिए, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरा ये कि काली लड़कियां मुझे पसंद नहीं। अगर सोचूं वाकई कोई लैला मिल गई तो फिर बारी आती है हीर रांझा की। तो यार अगर तुमने इनकी जिंदगी में मबनी कोई फिल्म देखी तो अपनी ईमान से बताना कि अगर देसी घी की चूरी खा खा कर मेरी इन फिल्मों के हीरो जैसी तोंद निकल आए तो कोई अंधी ही मुझे कबूल करेगी। चीनी खाने से शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा अलग। महिवाल जैसी मोहब्बत कुछ ठीक लगती है, लेकिन अगर बात स्विमिंग पूल तक रहती तो मैं सर के बल डुबकी लगाता, मगर कौन बिफरे हुए जन्नाब में डुबकियां लगाता फिरे। सोनी तो मिले न मिले, मैं शहीदों में शुमार होने लगूंगा। रह गया फरियाद तो एक नजर मेरे सूंड बूंद हुलिये पर डालकर अपने ईमान से बताओ, अब मैं तैशा उठाए दूध की नहर निकालता अच्छा लगूंगा? बशर्ती का कोई दूध का पहाड़ मिले तो इतना जरूर कर सकता हूँ कि किसी दूध वाले से सास बास करके कोई हल निकालूं। लेकिन वो बला तकान बोलने के बाद गहरी सांस खींचता रह गया। फिर मुस्कुराते हुए कदर शरारत से बोला, अगर तुम रोमियो जूलियट की बात करो तो मैं आंखें बंद करके तैयार हो जाऊं, क्योंकि वो फिल्म मैं देख चुका हूँ और ऐसी मोहब्बत मुझे सूट भी करती है, मगर एंड मेरी मर्जी का होगा। मोहित भी अपनी संजीदगी भूले इसकी लाफजनी पर हंस रहा था। इसे बहुत बुरी तरह से चिट करेगी ये मोहब्बत, इसने पेशगोई की थी। ये कहाँ आदमी को चॉइस का मौका देती है, आने वाहिद में हमला आवर हो जाती है। वो तो मुझे मोहित को लेकर अच्छे तरीके से अंदाजा हो रहा है, इसने छेड़ने वाले अंदाज में कहा था। मेरा यहाँ क्या जिक्र? मोहित ने दायां आबरू झुकाते हुए इससे पूछा तो वो मसनूई कहकहा लगाकर बोला, आजकल दरिया में नेकियां डालने का जमाना नहीं रहा मेरे भाई। और फिर किसी मुझ जैसे भले शायर ने क्या खूब कहा है कि हुस्न की अदा है बेवजह नहीं, हुस्न की अदा बेवजह नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहुत खूब, शायद भी तुम्हारी तरह काफी जासूसाना मिजाज के हामिल लगते हैं, मोहित ने मुतासिर होने वाले अंदाज में कहा तो अम्माद ने सर हिलाया। देख लेंगे बच्चू, हम भी यही है और तुम भी। कौन मोहब्बत में चट होता है सब देखेंगे, हम तो शहीद मोहब्बत है वही, हमें जिंदा ना समझना लोगों। अनस बड़े अंदाज से कहता उठ खड़ा हुआ था, शहीद कभी मरते नहीं है। अम्माद ने याद दहानी कराई तो वो वजाहती अंदाज में बोला, इस शहादत में पहले बंदे को मरना पड़ता है माय डियर, तब कहीं जाकर महबूबा को यकीन होता है मोहब्बत का। यार इसकी कोई महबूबा नहीं, फिर भी लगता है कि जाने कितनी मोहब्बतें भुगता चुका है, बल्कि इश्क के समुंदर से बीग के निकला है और एक हम है अभी तक पर भी गीले नहीं हुए। अनस के जाने के बाद अमाद को परेशानी लायक हुई थी। मोहित बेचारा सर थाम के बैठ गया। इसे अच्छी तरह पता था कि अब मजीद अगला घंटा वो इसी मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू करके दिल का बोझ हल्का करने वाला था। मेरी पैकिंग कर दी तुमने? अनस ने कमरे में दाखिल होते हुए नगीन से पूछा, जो कमरे की डस्टिंग में मसरूफ थी। मिल गई फुर्सत बीवी की बदखुई करने से? तंजिया लहजे में बोली तो अनस हैरान हुआ। खुदा को मानो बीवी, वहाँ तुम्हारी शान में कसीदे पढ़ के आ रहा हूँ और तुम हो के आते ही खुदकार हथियार की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। बहुत खूब, ऐसे ही कसीदे बाहर भी पड़े होंगे। वो जलकर रह गई थी। तुम जानती हो कि मैं तुमसे, जाने दो तुम्हें, इस जिंदगी में तो कभी मेरा यकीन आ ही नहीं सकता। वो तजीद मोहब्बत करते करते एकदम से बात पलट गया तो वो नाराजगी के इजहार में बोली और इसकी शादी की तस्वीर उठाकर कपड़े से जोर जोर से झाड़ने लगी। क्यों शीशा घुसा रही हो? अनस ने इसे रोका था। हो सकता है ये भी आपको काबू करने का कोई टोटका हो, वो नाराजगी से बोली तो अनस को भी नाराजगी का मौके समझने में एक सेकंड ही लगा था। हंसते हुए आगे बढ़कर इसे बाजुओं से थाम लिया। तो क्या गलत है? कर नहीं रही थी मुझ पर काला जादू? अब आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैं तो यूं ही आपको राजी रखने के लिए। उसने एहतजाज किया तो अनस ने इसके हाथ से तस्वीर लेकर साइड टेबल पर रख दी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं तुम्हें अपने इख्तियार से बाहर कब लगा हूँ, जो फिर से मुझे काबू करने की जरूरत आन पड़ी। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मेरा मजाक उड़ाएं, वो भी सबके बीच। बात मैंने नहीं खोली थी, मुझे तो खुद उसी वक्त पता चला कि मेरे मुसलसल गड़बड़ होने वाले ब्लड प्रेशर का जवाब करा था। मैंने जब सोचा कि इस तरह आप मेरी बात ज्यादा मानने लगेंगे, वो मासूमियत से बोली तो अनस ने कदरे झुककर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। और क्या मनवाना चाहती हो मुझसे? नगीन ने कुछ कहने को लब खोला तो वो तेजी से बोला, मासवाई मैके जाकर रहने के। यही एक सबसे बड़ी खामी है आप में। इसके वजीफे कर रही थी। वो झटके से अपने बाजू इसकी ग्रिप से आजाद करती पीछे हट गई। मुझसे दूर जाने के वजीफे कर रही थी तुम? अनस ने बेयकीनी से देखा तो एहतजाजन बोली, बात को गलत से मत देखे। मैं क्या देखूंगा, बात साफ है, वो तीखे लहजे में बोला तो नगीन को उल्टी पड़ने लगी। बात
बात साफ नहीं है अनस। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप कभी कभार मुझे मैके जाने की इजाज़त दे दिया करें, खफा ना हुआ करें और बस। इसने आगे बढ़कर अनस के हाथों में लेते हुए अपनी सफाई पेश की तो वो मुस्कुरा दिया। वैसे ये वजीफे मुझे करने चाहिए थे तुम्हें अपने काबू में करने के लिए। फिर तो जरूर उल्टे पड़ते। नगीन हंसी। इसकी नाराजगी यूं ही थी। अनस के बिगड़ते ही गुस्सा भूलने लगती थी और यही एक आदत इन दोनों में मेल खाती थी। हम इजहार मोहब्बत तेरे रूबरू करते, गली गली शहर शहर कुबा को करते। होते पीर तो छू छू के देखते तुझको और फिर दिखाने को तुझे छू करते। अपना माथा इसकी पेशानी से टकाए वो बड़ी शरारत से बोला तो नगीन बेख्तियार हंसती चली गई। तुम्हारे मैके चले? इसकी हंसी को अपनी समातों में जज़ब करते हुए अनस ने मुस्कुराकर पूछा तो वो इसे देखने लगी। सच्ची कह रहे हैं? बिल्कुल, अनस ने खुशगवार अंदाज में कहा, मगर चूंकि तुम्हारे तावीज़ गंडों का मुझ पर खातिर खवा असर नहीं हुआ, इसलिए अब सबसे मिलकर शाम को हम वापस आ जाएंगे। जो हुक्म जनाब। वो हंस दी थी। वो पिछले 15 मिनटों से बड़ा हंस कर और स्टाइल के साथ किसी से गप्पे लड़ा रहा था। पहले 10 मिनटों में तो हमरा को यही लगा कि किसी की बातें सुनना गलत बात है, सो वो वापस पलट गई। हालांकि इसके दोस्त का बहुत ज़रूरी फ़ोन आने वाला था, मगर जब अगले 10 मिनटों में भी वाजिदान की बातें ख़त्म नहीं हुई तो मजबूरन इसे वहीं दड़ता देकर बैठना पड़ा, जबकि वो इसकी मौजूदगी से वाकिफ़ होने के बावजूद किसी को फ़ोन पर अपना स्टार्ट, अपनी फेवरेट बुक्स, मूवीज़, फिल्म स्टार्स और पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा था। तब ज़रा सा ध्यान देने पर हमरा को मालूम हो गया कि वो किसी लड़की से महवे गुफ्तगू है। किस कदर बदतमीज़ है ये। हमरा मुतहैयर थी। कितने मंचे हुए अंदाज में हीरो बनकर लड़की से गुफ्तगू झाड़ रहा है। तुम फ़ोन कब फारिग करोगे? हमरा ने बड़े ज़बत से पूछा तो इसने चौंकने की अदाकारी की। क्या? मुझसे कुछ कहा तुमने? फ़ोन की जान कब छोड़ोगे? हमरा को गुस्सा आया था। वो इत्मीनान से बोला, आज संडे है, छुट्टी का दिन है। बड़ी नई खबर है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि सारी छुट्टी तुम फ़ोन पर ही गुजार दो। वो चिढ़ गई थी, मगर वाजिदान इसके मूड की परवाह किए बगैर दोबारा अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गया। नहीं नहीं, कोई मसरूफियत नहीं, संडे को तो यूँ भी बिल्कुल फारिग होता हूँ। आप आए ना, शर्फ़ मुलाकात बख्शे, हमें भी मेज़बानी का मौका दे। वाजिदान बस करो, इसे बाकायदा इन्विटेशन भेजकर बुलवा लेना। हमरा मुस्तरब थी। वाजिदान ने एक नज़र इसे घूरा। अरे नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं, बस ज़रा दुश्मनदार बंदा हूँ तो हर वक्त कोई ना कोई सर पर आन खड़ा रहता है, जैसे इस वक्त। वो फिर गोया था। हमरा का जी चाहा फ़ोन उठाकर इसके सर पर दे मारे, मगर फिर शायद इसे तरस आ गया, इसलिए आधे घंटे की इस सैर हासिल गुफ्तगू के बाद इसने अलविदाई कलमात अदा करते हुए रिसीवर रख दिया। किस कदर फजूल गुफ्तगू करते हो तुम। हमरा को इसकी ये नई हरकत गरा गुजरी थी। बंदर क्या जाने अदरक का मजा। वो भी तो थी जो आधे घंटे से सुन रही थी। वो वही सोफे पर लंबा लेट गया था। इत्मीनान से बोला तो वो चिढ़ गई। तुमने अपना संडे गुजार लिया ना, अब जाओ यहाँ से। क्यों भाई, ये हमारा भी घर है। मेरा एक बहुत ज़रूरी फ़ोन आना है। हमरा ने रोब दिखाया तो वो मुस्कुराकर बोला, मेरे जैसा? बकवास मत करो। वो बदकी थी, मगर हो सकता है कि अब वो फ़ोन ना आए। वो अपना ख्याल जाहिर कर रहा था। ये बात यकीनन तुम्हें तुम्हारे मोकलों ने बताई होगी। हमरा ने तंज किया। बिल्कुल सही पहुंची हो। कुशन सीने पर रखते हुए इसने आंखें मूंद ली थी। तो यहाँ से वजी, शर्म तो नहीं आएगी तुम्हें लड़कियों की बातें सुनते हुए? उसका उठने का इरादा ना देखकर हमरा कुफत का शिकार होने लगी। अभी तुम्हारे सामने आधा घंटा मैंने एक लड़की ही से बात की है, एक बार भी शर्माते देखा है? वो यूं ही आंखें मूंदे पूछ रहा था। खैर, वो तो मैंने यूं ही रवादारी में कह दिया। बस तुम निकलो यहाँ से, मुझे अपनी दोस्त से बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इससे बात कर चुका हूँ। वो इत्मीनान से बोला तो हमरा ने हैरान होकर इसे देखा। किससे? तुम्हारी दोस्त से। ये इसी का फ़ोन था। वो मज़े से बोला तो हमरा ने तैश में आकर कुशन इसके मुँह पर दे मारा। वो हड़बड़ाकर उठा। तुम मेरी दोस्त से बातें कर रहे थे? वो गर्राई, मगर वाजिदान मुतासिर नहीं हुआ था। मैं नहीं, वो मुझसे बातें कर रही थी। इसने तसी की थी। किस कदर बेशरम हो तुम वाजिदान। मेरा वाजिदान भी यही कहता है। शरारत इसकी मुस्कुराहट ही से नहीं बल्कि इसकी आंखों से भी झलक रही थी। मैं अभी जाकर चाचू को बताती हूँ, फिर देखना तुम्हारा वाजिदान ही नहीं बल्कि मोकल भी कैसे सीधे होते हैं। हाँ, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। मुझे इनसे तुम्हारे पेपर्स के रिजल्ट के मुतालिक बहुत फिक्र अंगेज गुफ्तगू करनी है। वो इसके साथ उठने को तैयार हुआ तो हमरा को ब्रेक लग गई। कौन सा रिजल्ट? वही जिसे बताने के लिए तुम्हारी दोस्त ने फ़ोन किया था। क्या मुतरम्मन सा नाम था उसका? तरन्नम। वो इसकी दोस्त की मदा सराई में मसरूफ़ था, जबकि हमरा सदमे की जद में थी। क्या रिजल्ट आया है? बहुत नालायक हो तुम। फेल हो गई हूँ। इसकी रंगत उड़ गई थी। वैसे तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी और अच्छे नंबर्स लेने के लिए, वो मुतासबाना अंदाज में कह रहा था। इतने बुरे पेपर्स तो नहीं हुए थे। वो हमरा रोहानसी होने लगी। रिजल्ट बता रहा है कि इतने अच्छे भी नहीं हुए थे। अब क्या होगा वजी? अबू से बहुत डांट पड़ेगी। जब मैं नूरानी सुरमा ऑफर कर रहा था तब मजाक उड़ाने में तुम सबसे आगे थी। अभी तो मेरे मोकल भी तुमसे खफा है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम किसी को रिजल्ट के
मुतालिक ना बताओ। वो बहुत शराफत के मूड में था। और तुम? हमरा ने झिझक कर पूछा तो वो कदरे सोच कर बोला, मैं भी ना बताने का वादा कर सकता हूँ, मगर एक एग्रीमेंट करना होगा तुम्हें मेरे साथ। कैसा एग्रीमेंट? वो समझी नहीं थी। तुम पेपर पेन लेकर तो आओ, मैं इतनी देर में निकात जमा करता हूँ। वाजदान के कहने पर वो पैड और पेन ले आई थी। लिखो, मैं हमरा मीर बकायमी होशो हवास में अपनी मर्जी से ये एग्रीमेंट साइन कर रही हूँ। इसने लिखवाना शुरू किया था। हमरा पेन रोककर एतराज़न बोली, ऐसे ही साइन थोड़ी कर दूंगी बिना पढ़े, लिखते हुए पढ़ती जाना। शाबाश। इसने पचकारा तो मजबूरन हमरा को इसका कहना मानना पड़ा। नंबर 1, मैं वाजदान की हर बात माना करूंगी। ऐसे ही? तुम जो उल्टी सीधी फरमाइशें करते रहते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी तो नहीं हूँ। अच्छा, तो हर बात की जगह कुछ कुछ लिख दो। इसने हमरा का एतराज़ मिटा दिया था। नंबर 2, मैं सारी जिंदगी वाजिदान का ख्याल रखूंगी। सारी जिंदगी मैं यहाँ थोड़ी बैठी रहूंगी तुम्हारा ख्याल रखने को। तुम्हारा मतलब है शादी? क्या शादी के बाद कजन का ख्याल रखना गुनाह हो जाता है? अच्छा, तो नंबर 2 यूँ लिख लो कि मैं शादी के बाद भी वाजिदान का ख्याल रखूंगी। वो मुस्कुराहट दबाते हुए कह रहा था। अगर ससुराल वालों ने इजाज़त दी तो? वो बड़बड़ाते हुए तेजी से पेन चलाने लगी। नंबर 3 वो सोचते हुए इसे पूछने लगा। हमरा नंबर 3 क्या होना चाहिए? अपने मोकलों से पूछ लो या फिर खुद ही सोच लो। मुझे फांसने की कोई नई शक? मेरा तो इतना दिमाग नहीं है। वो उकता गई थी। क्या मतलब? यानी मेरा दिमाग शैतान का दिमाग है? वो खफा हुआ था। कुछ कम भी नहीं है, हमरा ने तन से कहते हुए कागज लहराया था। बस अब मैं और कुछ भी नहीं लिखवा रहा, तुम बस इसी पर साइन कर दो। बस? हमरा ने मशकूक नजर से इसे देखा। तो तुम क्या समझ रही हो, मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए कुछ उल्टा सीधा लिखवाऊंगा? वो सदमे से बोला। तो हमरा गहरी सांस लेकर पेपर्स पर अपना साइन करने लगी। फिर कुछ सोचकर एक जुमले का इजाफा किया। अगर वाजिदान ने मेरे हालिया रिजल्ट के मुतालिक घर में किसी को भी बताया तो इस एग्रीमेंट की अहमियत नहीं होगी। बहुत खूब, मैं तुम्हें इतना अक्लमंद नहीं समझता था। वो पेपर हाथ में लिए सर जन रहा था। मैं जरा इस एग्रीमेंट को संभाला हूँ। वो उठकर चला गया तो हमरा फिर से अपने रिजल्ट के सदमे की जद में आ गई। खैर, जो होना था हो गया। फाइनल एग्जाम्स में ज्यादा मेहनत कर लूंगी। तरन्नुम का नंबर मिलाते हुए इसने दुखी दिल को तसल्ली दी थी। पहले तो इसे वाजदान से गप्पे लगाने पे खूब झाड़ा। मैंने तो इससे पूछा था तुम्हारा, कहने लगा कि मुझे ही हमरा समझ ले और माइंड मत करना। कुछ वो बातें ही इतनी खूबसूरत करता है कि उफ, ये लड़कियां। हमरा ने रिसीवर को घूरा था। फिर कड़कर बोली, भला तुम इससे अपनी याददाश्तें शेयर करती रहती, मगर मेरा रिजल्ट इसे बताने की क्या जरूरत थी? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो पता चल गया ना? वो हैरान हुई थी। ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे घर को पता चल सकता है, वो जल कर बोली। तरन्नुम ने मुदाफाना अंदाज में कहा। सो वट यार, पासिंग मार्क्स तो है ना, बल्कि मुझसे तो अच्छे ही नंबर है तुम्हारे। हमरा को लगा जैसे इसे सुनने में गलती हुई हो। किसके पासिंग मार्क्स हैं? तुम्हारे। वाजदा ने बताया नहीं तुम्हें? वो पूछ रही थी। हमरा दांत पीस कर रह गई। इसे तो मैं बताऊंगी। देखते रहिए इन्फो विद अनम, मोहब्बत दिल पे दस्तक, इस नंबर 20।